औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज हम बात करेंगे लूप डाययूरेटिक्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डाययूरेटिक्स का जो काम होता है वो हमारे पास ये है कि सोडियम लॉस करना और सोडियम लॉस करना और वाटर लॉस करना, ये हमारे पास काम होता है डाययूरेटिक्स का। आज हम जो ये डाययूरेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है लूप डाययूरेटिक्स। लूप डाययूरेटिक्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास किडनी में लूप ऑफ हेनली पे काम करेंगे। ये हमारे पास किडनी में या नेफ्रॉन में, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, तो ये हमारे पास नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनली पे काम करेंगे। एक हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है और एक जो है हमारे पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है ये हमारे पास है थिन, और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है वो हमारे पास है मेरे भाई थिक। ठीक है, चलो अब लूप डाययूरेटिक्स आर फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स दैट primarily inhibit the sodium potassium cotransporter located on luminal membrane of cell along the thin ascending limb of loop of Henle। इस स्लाइड को पढ़ने से पहले हम थोड़ा नीचे चलते हैं भाई। ये हमारे पास ल्यूमेन है, ल्यूमेन, ठीक है, ये हमारे पास ल्यूमेन है। ये हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को एक्सचेंजर। ये ल्यूमेन है, ये हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को एक्सचेंजर। नॉर्मली ये हमारे पास सोडियम सेल के अंदर लेके आता है जो कि हमारे पास लूप ऑफ हेनली पे लगा हुआ है, और हमारे पास पोटेशियम को अंदर लेके आता है और टू क्लोराइड को अंदर लेके आता है। ठीक है मेरे भाई, फिर ये जो सोडियम अंदर आएगा ये हमारे पास एक और चैनल है सोडियम पोटेशियम एडिपेसिस। इसके जरिए सोडियम 3 सोडियम बाहर होते हैं और 2 पोटेशियम अंदर होते हैं। हमारा काम जो है इस चैनल के साथ है। जब हम लूप डाययूरेटिक्स देंगे, लूप डाययूरेटिक्स, तो लूप डाययूरेटिक्स हमारे पास इस चैनल को ब्लॉक करेंगे। जब ये चैनल हमारे पास ब्लॉक हो गया तो सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, पोटेशियम अंदर नहीं जाएगा, 2 क्लोराइड अंदर नहीं जाएगा, तो ये सोडियम हमारे पास लॉस हो जाएगा। और जब सोडियम लॉस होता है तो उसके साथ साथ हमारे पास वाटर भी लॉस होता है। ठीक है मेरे भाई, तो डाययूरेटिक्स का मतलब ये है कि सोडियम लॉस होगा और वाटर लॉस होगा। ठीक है, ये हमारे पास डाययूरेटिक इफेक्ट देगा। और हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो जब सोडियम लॉस होगा और वाटर लॉस होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो बीपी है वो हमारे पास कम होगा, बीपी हमारे पास कम होगा। ठीक है, एक और काम ये करता है कि ये हमारे पास कैल्शियम को भी लॉस करता है, ये जो हमारे पास लूप डाययूरेटिक्स है, और मैग्नीशियम को भी लॉस करता है, और इसके साथ साथ सोडियम को भी लॉस करता है। तो जब सोडियम लॉस होता है तो इसे हम कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया। जब मैग्नीशियम लॉस होगा तो हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है, और इसके साथ कैल्शियम लॉस होगा हमारे पास तो हाइपोकैल्सियूरिया इफेक्ट देगा ये हमारे पास। ठीक है, हाइपोकैल्सियूरिया, या अगर ब्लड में हमारे पास कैल्शियम कम होगा तो हाइपर कैल्सीमिया इफेक्ट देगा। ठीक है मेरे भाई, अब स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो जो लूप डाययूरेटिक्स है वो हमारे पास सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर या को एक्सचेंजर पे काम करेंगे जो कि ल्यूमिनल साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये एक्सचेंजर जो है जो हमारे पास थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है वो थिक है, तो ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में प्रेजेंट है। दे आर ऑफन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एडीमा। ठीक है, इसे ये जो लूप डाययूरेटिक्स हम देंगे तो हाइपरटेंशन के लिए देंगे, इसकी वजह से बीपी कम होगा,
और एडिमा के लिए, एडिमा का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास किसी भी जगह बॉडी में किसी भी जगह पर फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाए तो उसे हम एडिमा कहेंगे। अब ये हाइपरटेंशन और एडिमा किसकी वजह से आएगा? सेकेंडरी टू कंजेस्टिव हार्ट फेलर, लिवर सिरोसिस और क्रोनिक किडनी डिजीज। हाइपरटेंशन और एडिमा कंजेस्टिव हार्ट फेलर की वजह से आता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलर का मतलब ये है कि हमारे पास बॉडी को ब्लड का जितना भी नीड है, हमारे बॉडी को ब्लड का जितना भी नीड है, तो वो हमारे पास जो हार्ट है उतना ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, उतना कार्डिक आउटपुट नहीं दे सकता। इसे हम कहेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलर। और लीवर सिरोसिस का मतलब ये है कि जब लीवर में हमारे पास फाइब्रोसिस हो जाए, लीवर में जब हमारे पास फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू बन जाए, तो उसे हम कहेंगे लीवर सिरोसिस। और अगर क्रोनिक किडनी डिजीज की बात करें तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल किडनी डिजीज है। मतलब ये है कि इसमें हम किडनी को फिर नॉर्मल फंक्शन की तरफ नहीं लेके आ सकते और फिर उसके लिए हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। While thiazide diuretics are more commonly effective in patients with normal kidney function, loop diuretics are more effective in patients with impaired kidney function। ऊपर जो हमने thiazide ड्रग्स पढ़े तो वो हम दे सकते हैं अगर एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट है लेकिन उसका किडनी नॉर्मल है। लेकिन जो लूप डायरेटिक्स है उसे हम उस पेशेंट में देंगे जिसका किडनी जो है वो एबनॉर्मल है, वो उसी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया कि सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड एक्सचेंजर को इनहिबिट करता है। लूप डायरेटिक्स primarily वर्क बाय इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। तो ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है, इस पे हमने लूप डायरेटिक्स दी, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ब्लॉक किया, तो फिर सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, क्लोराइड रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। चलो, दिस एक्शन इज अचीव्ड बाय ब्लॉकिंग द सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, a protein that facilitates the movement of these ions across the cell membrane. By inhibiting this transporter, loop diuretics increase the excretion of these electrolytes in the urine, leading to increased water excretion and reduction in blood volume. तो जब हमने सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड एक्सचेंजर को ब्लॉक किया, जो कि हमारे पास एक प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारे पास ये आयन इस सेल के अंदर आते हैं नॉर्मली, लेकिन जब इसे हमने ब्लॉक किया तो ये सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड लॉस हो जाएगा। और जब हमारे पास सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड यूरिन में लॉस होगा तो इसकी वजह से हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कम होगा। तो जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब ये है कि बीपी हमारे पास कम होगा। तो वो हमारे पास जो लूप डायरेटिक्स है इसमें एक फुरासेमाइड ड्रग्स है, एक ब्यूमेटिनाइड ड्रग है, एक हमारे पास इथाक्रेनिक एसिड ड्रग है और एक हमारे पास टुरासेमाइड ड्रग है। फार्माकोकाइनेटिक्स, लूप डायरेटिक्स आर हाईली प्रोटीन बाउंड एंड देयरफॉर हैव अ लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमारे पास लूप डायरेटिक्स होते हैं ये ज़्यादातर प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं, तो ये हमारे पास पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर सकते, पूरी बॉडी में ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम उसका कम होगा पूरी बॉडी में। The protein bound nature of loop diuretics molecule causes it to be secreted via several transporter molecules along the luminal wall of proximal convoluted tubules to be exert its function। कोई भी ड्रग जब भी हमारे पास बॉडी में आता है तो अपना काम करता है और फिर बॉडी से एक्सक्रीट होता है, बाहर निकल जाता है। इसी तरह से ये लूप डायरेटिक्स भी हमारे पास सिक्रेट होंगे, बाहर निकल जाएंगे, कुछ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल के ज़रिए बाहर निकल जाएंगे और वो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होते हैं। तो लूप डायरेटिक्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे जब अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ फुरासेमाइड इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 90%। जो कि हमारे पास फुरासेमाइड है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे पास तकरीबन 10% से लेकर 90% के दरमियान में है।
The biological half-life of furosemide is limited by absorption from the gastrointestinal tract into the bloodstream. The apparent half-life of excretion is higher than apparent half-life of absorption via the oral route. तो ये हमारे पास जो furosemide है, अगर हम ये ओरली लेंगे, जब हम इसे ओरली लेंगे तो इसका हमारे पास जो हाफ लाइफ ऑफ एब्जॉर्प्शन है, जो हमारे पास जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा, तो हाफ लाइफ ऑफ एब्जॉर्प्शन इसका ज़्यादा है और इसका जो हाफ लाइफ ऑफ एक्सक्रीशन इसका हाई है। हाफ लाइफ ऑफ एक्सक्रीशन जब ये एक्सक्रीट होगा तो वो हाई है, और जो हाफ लाइफ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास कम है। ठीक है, therefore furosemide take intravenously is twice as potent as an equivalent dose taken orally। अगर आप furosemide को ओरल ले रहे हो और आप furosemide को IV ले रहे हो, ठीक है, तो ये जो IV है ये हमारे पास, अगर ओरल आपने लिया और IV लिया तो ये IV जो है वो हमारे पास डबल होगा एज कम्पेयर टू ओरली। However, for furosemide and bumetanide, their oral bioavailability is constantly higher than 90%। इस जो furosemide है उसकी बायोअवेलेबिलिटी तो कम थी या हमारे पास, ठीक है, और जो हमारे पास furosemide और bumetanide है उसकी जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 90% है, और जो हमारे पास furosemide है उसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी कम है। furosemide has a longer half-life in a heart failure patient 6 hours than furosemide 2.7 hours। इसका मतलब ये है कि जो furosemide है उसका हाफ लाइफ ज़्यादा है। किस पेशेंट में जब हम देंगे, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में देंगे तो उसका हाफ लाइफ 6 आवर है, और अगर हम furosemide देंगे हार्ट फेलियर पेशेंट में तो उसका जो हाफ लाइफ है वो कम है, 2.7 आवर है। A 40 mg dose of furosemide is clinically equivalent for 20 mg dose of furosemide and 1 mg dose of bumetanide। अगर हम 40 mg furosemide लेंगे, जब हम 40 mg furosemide लेते हैं तो हमारे पास इक्वल होगा, बराबर होगा 20 mg of furosemide के और 1 mg of bumetanide के। अब हम एडवर्स इफेक्ट पर लेते हैं। The most common adverse drug reaction are those related and arise from the effect of loop diuretics on diuresis and electrolyte balance। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवर्स इफेक्ट है इसका ये है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को किस तरह से डिस्टर्ब करता है कि सोडियम लॉस होता है, तो इसकी वजह से जब सोडियम लॉस होता है तो सोडियम कम होगा, इसे हम कहेंगे हाइपोनाट्रीमिया, और इसके साथ साथ हमारे पास पोटेशियम भी लॉस होता है तो इसे हम कहेंगे हाइपोकैलीमिया, और जब मैग्नीशियम लॉस होता है तो इसे हम कहेंगे हाइपोमैग्नीसीमिया। इसके साथ साथ हमारे पास डिहाइड्रेशन आएगा, क्योंकि हमारे पास वाटर यूरिन में जा रहा है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन आएगा, हाइपर यूरिसीमिया आएगा। इसका मतलब ये है कि यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होगा, तो जब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से हमारे पास गाउट हो सकता है, जो कि हमारे पास एक टाइप ऑफ आर्थराइटिस है जिसमें हमारे पास जॉइंट पेन होता है। हाइपोटेंशन लेके आ सकता है, इसकी वजह से हमारे पास अब बीपी कम होगा। और सिनकपी का मतलब ये है कि अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम होगा, जो हमारे पास सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म है वो कम होगा, तो उसकी वजह से सिनकपी आ सकता है, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, The loss of magnesium as a result of loop diuretics has also been suggested to a possible cause of pseudo gout। pseudo gout, अगर मैग्नीशियम लॉस हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे पास सूडो गाउट आएगा। सूडो गाउट का मतलब फॉल्स गाउट, मतलब ये है कि हमारे पास ये एक टाइप ऑफ आर्थराइटिस है जिसमें हमारे पास जॉइंट पेन होता है। इनफ्रीक्वेंट एरियाज इंक्लूड डिस्लिपिडीमिया इंक्रीज, इसकी वजह से हमारे पास डिस्लिपिडीमिया आएगा, मतलब ये है कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में हमारे पास ज़्यादा होगा। सीरम क्रेटिनिन भी ज़्यादा होगा। क्रेटिनिन को हम चेक कर सकते हैं जब हमारे पास किडनी जो है वो डैमेज होता है तो उसमें हमारे पास क्रेटिनिन भी ज़्यादा होता है। और हाइपो कैल्शियम, ज़ाहिर बात है कि कैल्शियम को लॉस करता है तो उसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम भी कम होगा। ठीक है,
मेटाबॉलिक अल्कलूसिस में also been seen with loop diuretics, इसकी वजह से हमारे पास अल्कलूसिस भी आ सकता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स की, या इसे हम एंटी कैलोरीटिक्स भी कह सकते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स और एंटी कैलोरीटिक्स रिफर टू अ ड्रग दैट काज डायरेसिस विदाउट काजिंग पोटेशियम लॉस इन द यूरिन। ये हमारे पास ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे पास डायरेसिस करेंगे, ये हमारे पास वाटर को लॉस करेंगे यूरिन में, लेकिन उसके साथ साथ पोटेशियम जो है वो लॉस नहीं होगा। थियाज़ाइड में और लूप डायरेटिक्स में हमारे पास पोटेशियम लॉस होता था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है उसमें पोटेशियम लॉस नहीं होगा। दे आर टिपिकली यूज एज एन एडजंक्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, सिरोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसे हम हाइपरटेंशन में दे सकते हैं जब बीपी ज़्यादा होता है, लिवर सिरोसिस में दे सकते हैं जब भी हमारे पास लिवर में फिब्रस टिश्यू बन जाए, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी दे सकते हैं जब हमारे पास बॉडी को जितना भी ब्लड फ्लो रिक्वायर्ड है उतना ब्लड फ्लो हमारे पास हार्ट नहीं देगा, कार्डिक आउटपुट इसमें कम होगा, इसे हम कह सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसमें भी हम ये दे सकते हैं, ठीक है, कार्डिक आउटपुट कम होगा। The steroidal aldosterone antagonist can also be used for the treatment of primary hyperaldosteronism। ये हमारे पास जो स्टेरॉयड अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इसमें ये स्पाइरोनोलेक्टोन ड्रग आ जाता है, इसे हम हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में भी दे सकते हैं जब किसी की बॉडी में अल्डोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। स्पाइरोनोलेक्टोन स्टेरॉयड अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि हमारे पास अल्डोस्टेरोन के लिए जो रिसेप्टर है उस पर अटैच होगा और अल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करेगा। इज आल्सो यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ फीमेल हिर्सुटिज्म एंड एक्ने। इसे हम हिर्सुटिज्म में भी दे सकते हैं। हिर्सुटिज्म का मतलब ये है कि जब फीमेल में हमारे पास एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, और एक्ने का मतलब हमारे पास पिंपल्स है, तो इसे हम हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ हिर्सुटिज्म में भी दे सकते हैं, और एक्ने में भी दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो हमारे पास जो एपिथेलियल है वहाँ पर जो सोडियम चैनल लगा हुआ है, ये ड्रग उस सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। इसमें एमिलोराइड आ जाता है और ट्राई एम्पटरीन आ जाता है। एमिलोराइड बेटर टॉलरेटेड देन ट्राई एम्पटरीन। एमिलोराइड जो है बेटर टॉलरेटेड है, इसका मतलब ये है कि इसके एडियाज हमारे पास कम होंगे। ट्राई एम्पटरीन इंक्रीज रीनल साइड इफेक्ट्स। ट्राई एम्पटरीन की वजह से हमारे पास जो किडनी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसे हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कह सकते हैं, तो इसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी आ सकता है। अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आल्सो नोन एज मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट को हम मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास स्पाइरोनोलेक्टोन है, एप्लिरिनोन है, फिनेरिनोन है, कैनरिनोन है। स्पाइरोनोलेक्टोन की बात करें तो वो हमारे पास मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज एंड एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ड्रग है, और ये हमारे पास इनएक्सपेंसिव है, मतलब ये सस्ता है। एप्लिरिनोन मोर सेलेक्टिव, सो रिड्यूस साइड इफेक्ट, बट मोर एक्सपेंसिव एंड लेस पोटेंट। क्योंकि हमारे पास एप्लिरिनोन है, ये हमारे पास एक सेलेक्टिव ड्रग है, इसके साइड इफेक्ट जो है वो कम होते हैं, लेकिन एक ही एक्सपेंसिव ड्रग है, ठीक है, सस्ता नहीं है। और दूसरा बात यह है कि इसकी पोटेंसी कम है। पोटेंसी का मतलब ये है कि कोई भी ड्रग अगर लो डोज पे, कोई भी ड्रग अगर हमारे पास लो डोज पे हाई इफेक्ट दे रहा है, कोई भी ड्रग अगर लो डोज पे हाई इफेक्ट दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक पोटेंट ड्रग है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एप्लिरिनोन की, तो ये हमारे पास लेस पोटेंट है। फिनेरिनोन की बात करें तो नॉन स्टेरॉयड है, ये स्टेरॉयडल नहीं है, ये सेलेक्टिव है एंड पोटेंट इन स्पाइरोनोलेक्टोन एंड एप्लिरिनोन। ये हमारे पास सेलेक्टिव ड्रग है, लेकिन इसकी जो पोटेंसी है, जो लो डोज पे हाई इफेक्ट देगा, वो स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लिरिनोन से ज़्यादा है, पोटेंसी इसकी ज़्यादा है। कैनरिनोन बहुत ज़्यादा कम यूज़ होने वाला ड्रग है।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, नॉर्मल सोडियम इज रीअब्जॉर्ब इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ रीनल नेफ्रॉन। देखो भाई, ये हमारे पास अगर हम बात करें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की, तो यहाँ पर हमारे पास जो है सोडियम चैनल लगा हुआ है। तो ये सोडियम हमारे पास इस चैनल के जरिए अंदर जाता है, ये रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। Normally, sodium is reabsorbed in the clearing tubules of renal nephron. This occurs via epithelial sodium channel or epithelial sodium channel located on the luminal surface of principal cell that line the collecting tubule. ये हमारे पास collecting tubule है, ये एक principal cell है। इस principal cell पे ये सोडियम चैनल लगे हुए हैं, तो इसके जरिए सोडियम reabsorb होता है, ठीक है। Positively charged sodium entering the cell during reabsorption लीड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ल्यूमेन। ये हमारे पास ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है। तो जब भी हमारे पास सोडियम यहाँ से इस सेल के जरिए इस सेल के अंदर जाएगा, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आए, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सेल के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन बाहर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज बाहर ल्यूमेन में ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ल्यूमेन क्रिएट करेगा, causing the secretion of potassium into the lumen urine in the exchange. Sodium reabsorption also causes water retention, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मली जब ये जगह हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी और इस सेल से हमारे पास पोटेशियम निकल जाएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पोटेशियम को अट्रैक्ट करेगा और पोटेशियम हमारे पास लॉस हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो ड्रग दिया वो हमारे पास सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा। तो जब सोडियम चैनल ब्लॉक होगा तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा, सोडियम बाहर जाएगा, यूरिन में जाएगा। तो जब सोडियम यूरिन में जाएगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर पोटेशियम यहाँ पर है तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सोडियम तो लॉस हो जाएगा लेकिन पोटेशियम हमारे पास लॉस नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं ये जो ड्रग्स है ये पोटेशियम रिटेनिंग ड्रग्स है। When the kidney detects low blood pressure, the renin-angiotensin-aldosterone system is activated and eventually aldosterone is secreted. तो जब भी हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारे पास रस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और रस मैकेनिज्म अल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करता है। अल्डोस्टेरोन बाइंड टू द अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, increasing sodium reabsorption in effort to increase blood pressure and improve fluid status in the body. तो जब अल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी वजह से सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा, वाटर का लेवल ज़्यादा होगा, तो ब्लड प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा। When excessive sodium reabsorption occurs, there is an increasing loss of potassium in the urine and can lead to clinically significant decrease, termed hypokalemia. तो जब भी हमारे पास सोडियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, जब सोडियम हमारे पास अंदर बहुत ज़्यादा आएगा तो हमारे पास जो है पोटेशियम बाहर हमारे पास जाएगा, ठीक है। और जब पोटेशियम हमारे पास बाहर जाएगा, ये हमारे पास यूरिन में बाहर जाएगा, तो इसकी वजह से हमारे पास पोटेशियम कम होगा, इसे हम कहेंगे हाइपोकैलेमिया। इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीज वाटर रिटेंशन। तो जब भी हमारे पास सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हमारे पास वाटर ज़्यादा होगा, और जब वाटर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स एक्ट टू प्रिवेंट सोडियम reabsorption in the collecting tubule by either binding epithelial sodium channel amiloride triamterene or by inhibiting aldosterone receptor spironolactone eplerenone। ये हमने नॉर्मली बात की, ऊपर जो बात की रास मैकेनिज्म की नॉर्मली है। अब हमने अगर पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स दे दे, जैसा कि हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स हमने दिए, तो ये हमारे पास ऐसा करेगा कि ये हमारे पास सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो जब हमारे पास सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम हमारे पास यूरिन में चला जाएगा, ठीक है। और अगर हमने अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिए जो कि हमारे पास अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, तो अल्डोस्टेरोन भी हमारे पास सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा और सोडियम और वाटर हमारे पास यूरिन में चला जाएगा, तो इसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होगा।
दिस प्रिवेंट एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन द यूरिन एंड डिक्रीज रिटेंशन ऑफ वाटर, प्रिवेंटिंग हाइपोक्लीमिया। ये जो ऊपर दो ड्रग्स है, ऊपर दो ड्रग्स है, ये जब हमने दी तो इसकी वजह से हमारे पास जो पोटेशियम लॉस है वो कम होगा। जो पोटेशियम मतलब लॉस नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास हाइपोक्लीमिया नहीं आएगा, ठीक है, इसकी वजह से हाइपोक्लीमिया नहीं आएगा। Because the derivatives are weakly natriuretic, they do not cause clinically significant blood pressure changes and thus are not used as primary therapy for hypertension। ये हमारे पास जो ड्रग्स हैं, ये हमारे पास सोडियम को लॉस कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम सोडियम को लॉस करते हैं, तो इस वजह से हाइपरटेंशन में ये प्राइमरी थेरेपी नहीं है, ठीक है। हाइपरटेंशन में प्राइमरी थेरेपी की बात करें तो वो डायबिटिक्स हम दे सकते हैं, थियाज़ाइड दे सकते हैं और ये चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है, ये भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद दे कैन बी यूज इन कम्बिनेशन विद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स डेट काज हाइपोक्लीमिया। तो इसलिए ये हमारे पास माइल्ड नेट्रोलिटिक्स है या हमारे पास नेट्रोलिसिस कम काज करेंगे, तो इसलिए इन ड्रग्स को हम अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन में देंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसकी इन ड्रग्स की वजह से तो हमारे पास हाइपोक्लीमिया नहीं आता है, लेकिन जो दूसरे ड्रग्स है जैसा कि थियाज़ाइड हो गया उसकी वजह से हाइपोक्लीमिया आता है, तो इसके साथ ये हम कम्बिनेशन में दे सकते हैं टू हेल्प मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम, ठीक है। थियाज़ाइड हमारे पास पोटेशियम को लॉस करेगा, ये पोटेशियम को रिटेन करेगा। जब हम इन दोनों को कम्बिनेशन में देंगे तो इसकी वजह से पोटेशियम लेवल जो है वो नॉर्मल होगा। फॉर एग्जाम्पल दे आर ऑफन यूज्ड टू एड एंजाइम टू लूप डेरिवेटिव्स फुरोसेमाइड। इस हमारे पास जो पोटेशियम स्पिरुलिन डेरिवेटिव्स है इसे हम लूप डेरिवेटिव्स यानी फुरोसेमाइड के साथ कम्बिनेशन में दे सकते हैं। इसलिए फ्लूइड रिटेंशन अगर हो गया है उसको ट्रीट करने के लिए, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया उसको ट्रीट करने के लिए, या एसाइड और सिरोसिस। एसाइड का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास एब्डोमेन में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाए, अगर हम इन डेरिवेटिव्स के एडीएस की बात करें, and there on this group of drugs may rise potassium level beyond the normal range। तो ये हमारे पास पोटेशियम रिटेनिंग ड्रग है, तो इसकी वजह से हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा होगा, और जब पोटेशियम ज़्यादा होगा तो इसे हम कहेंगे हाइपरकैलीमिया, विच इज पोटेंशियली फेटल एरिथमिया। जब हमारे पास ये पोटेशियम को रिटेन करेंगे तो पोटेशियम ज़्यादा होगा, मतलब हाइपरकैलीमिया होगा, उसकी वजह से हमारे पास एरिथमिया आएगा। एरिथमिया का मतलब है कि हमारे पास एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट, ठीक है। Triamterins specifically is a potential nephrotoxic and up to half-life of patient on it can have crystalluria। तो ये जो ट्राइएमटरीन है इसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी आ सकती है, ये आपकी नेफ्रॉन को, किडनी को डैमेज कर सकता है, और इसकी वजह से हमारे पास क्रिस्टल्यूरिया आ सकते हैं। क्रिस्टल्यूरिया का मतलब ये है कि आपकी यूरिनेशन में, आपकी यूरिन में हमारे पास छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल बन जाएंगे, इसे हम क्रिस्टल्यूरिया कह सकते हैं। Due to this activity as an androgen receptor antagonist, ये जो ट्राइएमटरीन है ये एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है एंड प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है। एक और बात, अगर स्पारोलेक्टिन काज एडवर्स इफेक्ट इंक्लूडिंग गायनेकोमेस्टिया और डिक्रीज लिबिडो इन मेल एंड मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज इन फीमेल। स्पारोलेक्टिन आल्सो काज हाइपरकैलीमिया एंड रीनल इनसफिशिएंसी। अगर स्पारोलेक्टिन हम देते हैं तो इसकी वजह से एडीएस क्या आएगा, गायनेकोमेस्टिया आएगा। गायनेकोमेस्टिया का मतलब ये है कि जब ब्रेस्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाए मेल में, इसे हम गायनेकोमेस्टिया कहेंगे, और इस स्पारोलेक्टिन की वजह से लिबिडो कम होगा, सेक्सुअल डिजायर्स कम होंगे मेल में। और अगर फीमेल की बात करें तो इसमें हमारे पास मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज होगी, यानी उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आएंगे। स्पारोलेक्टिन जो है वो हमारे पास पोटेशियम को ज़्यादा कर सकता है, हाइपरकैलीमिया इसकी वजह से आ सकता है, और इसकी वजह से हमारे पास रीनल इंसफिशिएंसी आ सकती है, यानी आपका जो किडनी है, आपकी जो नेफ्रॉन है वो हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं करेगा। ड्रग्स इंटरेक्शन, स्पारोलेक्टिन इंटरेक्ट विद द फॉलोइंग मेडिकेशन। अगर हम स्पारोलेक्टिन के ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो अगर स्पारोलेक्टिन को हम ACE और ARB के साथ दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर इसके साथ हमने दिया या ARBs के साथ दिया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ दिया, तो इसकी वजह से हाइपरकैलीमिया आ सकता है।
अगर स्पाइरोलेक्टोन किसी भी पेशेंट में दिया जो कि हमारे पास अल्कोहलिक है, उसकी वजह से अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आएगा। ठीक है, अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि जब भी आप, लेट सपोज आप बैठे हुए हो या लेटे हुए हो और आप हमारे पास एकदम खड़े हो गए, तो आपका हमारे पास बीपी एकदम नीचे आएगा, बीपी डिक्रीज होगा। इसे हम कहेंगे अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कह सकते हैं। इसे हम अगर बारबिटूरेट स्ट्रेस के साथ देंगे तो इसकी वजह से भी अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आएगा, और अगर नारकोटिक्स के साथ हम इसे देंगे तो उसकी वजह से भी हमारे पास अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आएगा।